पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो हिंदी के स्कॉलर्स भी हैं, हिंदी के एमए के स्टूडेंट भी हैं। मेरे साथ भविका हैं, संस्कृति हैं, कंचन हैं। और तीनों लोग अलग अलग कोर्सेज में हैं। आप लोग की बहुत डिमांड थी कि हिंदी में कैसे बेटर कर सकते हैं, हिंदी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जेएनयू में एमए एंट्रेंस कैसे निकालते हैं। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके इन लोगों को काफ़ी ट्रैवल करा के यहाँ पे लेके आए, हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि आप लोगों ने हिंदी क्यों चुना है, उसके बाद मैं आऊँगा कि हिंदी के एंट्रेंस कैसे निकालते हैं। मेरा हिंदी चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि सबसे पहले तो मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, तो हिंदी के प्रति एक लगाव आ गया था मेरे भीतर। और मेरा स्कूलिंग रही वो एक आरएसएस के स्कूल से रही, तो एक हिंदी मातृभाषा इसके प्रति लगाव, फिर साहित्य के प्रति मेरा लगाव रहा। तो उस रुचि को मैंने आगे बढ़ाते हुए हिंदी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। और जैसे-जैसे हम हिंदी के बारे में जानते हैं, तो उसके प्रति रुचि और ज़्यादा बढ़ती जाती है, साहित्य में और भी ज़्यादा आप डूबते जाते हो बिल्कुल, अगर आप और इसको आगे बढ़ाना की सही, प्रयास आपके करते पास संस्कृति क्या रीजन है? मैं होल्ड करूंगा, आप बोल रही। मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ शुरुआत से। और मेरे परिवार में जैसे मेरी मम्मी है जो हिंदी की लेक्चर देती हैं, अच्छा। तो इस वजह से कुछ प्रभाव पड़ा परिवार का, कुछ मेरे स्कूल का भी पड़ा। मैं भी आरएसएस स्कूल से ही हूँ और हिंदी साहित्य के प्रति धीरे-धीरे रुचि बढ़ती गई और इस वजह से जेएनयू में मैंने एडमिशन लिया। ये दोनों लोग एमए में हैं और कंचन पीएचडी में हैं। कंचन, आपका क्या रीजन है? मेरी स्कूली शिक्षा अंग्रेज माध्यम में हुई, पर मैं हिंदी में अपने आप को बहुत सहज महसूस करती हूँ और इस कारण से मैंने बैचलर में भी हिंदी साहित्य को ही पढ़ना चुना। और दूसरी बात कि मुझे ये लगता था कि हिंदी पढ़ना मतलब बस व्याकरण पढ़ना, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर जैसे-जैसे मैं धीरे-धीरे हिंदी साहित्य में उतरती गई उस गहराई में, तो मुझे एक हिंदी जगत से प्यार और स्नेह बढ़ता चला गया। फिर उसी में ही मास्टर्स और फिर एमफिल का 1 साल और उसके बाद मैं भी जेएनयू से पीएचडी कर रही हूँ और मेरे लिए एक बेहतर अनुभव है कि मैं हिंदी साहित्य में काम कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है, पहली बात तो मेरी वैसे हिंदी अच्छी लगती है, लेकिन इन दोनों लोगों के बीच में मेरी हिंदी खराब होने वाली है, तो वो मैं तैयार हूँ। दूसरा मेरा सवाल है कि जेएनयू कैसा लगता है? मतलब आप लोग जेएनयू में हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जेएनयू में क्या खास है? जैसे आपने हिंदी डिसाइड करा होगा, मास्टर्स की और भी जगह है, जेएनयू में क्या अलग है हिंदी को लेके? आप लोगों ने बहुत सारे प्लेसेस पे पढ़ाई करी होंगी, एक एक करके सब। मैं बताती हूँ। देखो, जेएनयू आने से पहले जेएनयू के बारे में हम जब बाहर रहते हैं, तो हमारे पास ये होता है कि जेएनयू इज़ द फर्स्ट बेस्ट टॉप यूनिवर्स। तो सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है कि हम जाएँगे तो बेस्ट में जाएँगे, सिर्फ़ ये होता है सबके मन में। फिर दूसरा, यहाँ जेएनयू आने के बाद में एक अलग तरीके से, अलग व्यू से पढ़ाना सबसे बेस्ट चीज़ है, जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। हिंदी साहित्य को एक साहित्य की तरह नहीं, एक विषय की तरह नहीं, एक एकदम डीपली पढ़ाना। और जैसे सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ, हिंदी साहित्य में जैसे आप मास्टर्स में प्रवेश करेंगे, तो आपके एक कोर्स होगा उर्दू का, वाह। जिसमें आपको उर्दू लिपि सिखाई जाएगी, उर्दू के बारे में बताया जाएगा। और जो भ्रम बना हुआ है बाहरी समाज का कि हिंदी उर्दू अलग है या फिर ये धार्मिक रूप से अलग भाषाएं हैं, ये भ्रम आपको आते ही तोड़ दिया जाएगा और एक लोकतांत्रिक जो वातावरण, जो देश का हम चाहते हैं, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखने लग जाएगा। ये बहुत अच्छी बात, मतलब ये मैंने पहली बार इतना डीप समझा इन चीज़ों को लेके। और ये लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी आप हिंदी पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि केवल हिंदी लिटरेचर के बारे में होगा, लेकिन इस देश का जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है, उस पे जो सबसे अच्छे काम हुए हैं वो हिंदी राइटर्स ने करे हैं। आप प्रेमचंद की गोदान के बारे में बात करें, जिन्होंने रियलिटीज़ को बहुत बेहतर बताया है, तो केवल उनको हिंदी भाषा के तौर पे ना देख के उसको सोशो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जेएनयू में पढ़ाते हैं, वो बेस्ट पार्ट है इसका। आपको क्या अच्छा लगा भव्य? ठीक है, आपको क्या अच्छा लगा संस्कृति यहाँ पे? यहाँ पे क्या से ज़्यादा क्यों पे फ़ोकस किया जाता है। तो सबसे अच्छी यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ चीज़ों को एनालाइसिस करके देखा जाता है। हम बीए में होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो केवल फैक्ट्स रट लिए, याद कर लिए वगैरह। लेकिन यहाँ आप चीज़ों को समझते हो कि वो क्यों हो रही हैं, क्यों ऐसा लिखा गया साहित्य के बारे में। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ एक तरह से पहले आप पाठ्य को पढ़ते हो, मतलब उससे यहाँ आने से पहले मैं जिस तरीके से पाठ्य को पढ़ती थी, वो बिल्कुल चेंज हो गया है मेरे 6 महीनों में पढ़ना, कि केवल अपने पाठ्य को पढ़ती 6 महीने में पढ़ने का पूरा तरीका ही बदल दिया। ये होता है मास्टर्स में। बहुत लोग को बोलता हूँ कि आप यूपीएससी करते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो आपके ब्रेन का मेमोरी बड़ा हो सकता है, आप बहुत चीज़ें याद कर सकते हैं। लेकिन मास्टर्स करने पे आपका ब्रेन ही बड़ा हो जाता है, आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप इतनी लिटरेचर पढ़ते हैं, मैं बहुत लोग को बोलता भी हूँ कि जेएनयू आना चाहिए। कंचन, आपका क्या है? मेरा मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने हिंद दिल्ली से ही पढ़ाई की है, शिवाजी से हिंदी की, मास्टर्स भी शिवाजी से और नॉर्थ कैंपस से जेएनयू, तो सब दिल्ली में ही मैंने किया है। पर जेएनयू अब दिल्ली में रहकर दिल्ली से कैसे अलग है स्टडी के मामले में या अनुभव के मामले में? पहले तो यहाँ की एक प्रकृति, साहित्य खुद प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग और जेएनयू प्रकृति साहित्य, तो ये जो एक
अनुभव है ना साथ में लेकर चलने का साहित्य और प्रकृति का, ये बहुत उम्दा है। और सुबह जैसे क्लास और यहाँ एक जो टीचर्स को लेकर और एक जो स्टूडेंट का संबंध है, वो सिर्फ क्लास तक नहीं है। हम लोग आपस में बातचीत करते हुए और तमाम विषयों पे उनसे वार्तालाप करके अनुभव साझा करते हैं। और एक रणनीतिक तरीके से एग्जाम्स को लेकर या आगे के भविष्य में हम लोग क्या काम कर सकते हैं साहित्य में या तमाम क्षेत्रों में। हम लोग मैं अलग अलग जगह से आई हूँ, पर जेएनयू एक जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा को मुद्दा की तरह नहीं, समाधान की तरह से देखता है। और ये इस पे कंचन की बात पे मैं जोड़ना चाहूँगा, जो इन्वायरमेंट वाली बात कही वो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हम में से जब भी हम लोग सोचते हैं कि कोई राइटर कैसे बनता है या कोई बड़ा नाम कैसे बनता है, तो हमें लगता है कि हिंदी भाषा आ गई। तो नहीं, हिंदी भाषा नहीं है। सिर्फ भाषा का ज्ञान से कोई अच्छी लिटरेचर नहीं बनाता। कॉन्टेक्स्ट हो गया, क्रिएटिविटी कैसे आएगी, तो वो माहौल है यहाँ पे। आप सुबह वॉक करने के लिए निकलेंगे, मतलब मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा लिखना है तो आपको बहुत फुर्सत चाहिए और बहुत शांति चाहिए कि जहाँ पे आप सोच पाएँ, और वो सारी चीज़ें जेएनयू में हैं। इसके बाद मेरा तीसरा सवाल होगा कि जो लोग यहाँ जेएनयू आना चाहते हैं, खासतौर पे जो लोग बीए में हैं, तो मास्टर्स के लिए कौन से तरीके उन्हें अख्तियार करने चाहिए, या कौन से तरीके सबसे आसान तरीके हैं यहाँ तक पहुँचने के? हाँ, मास्टर्स के लिए हाँ, उनको सबसे पहले सीयूटी पीजी की तैयारी करनी होगी कि एक एग्जाम है, एनटीए कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है बेसिक है, सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए कि सिलेबस में क्या दिया गया है। फिर आप उसके पीवाईक्यूज उठाइए कि पीवाईक्यूज मतलब जो प्रीवियस पेपर है उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका क्या लेवल है। फिर आप खुद का लेवल देखिए वहाँ पे जाके कि हम कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने बैचलर्स में कुछ पढ़ा हुआ है या फिर आप बैचलर्स में कोई दूसरा सब्जेक्ट था, अब आप हिंदी में आने कि मेरा हिंदी ऑनर्स था और उससे पहले भी हिंदी रहा, तो मेरा बेस बहुत मजबूत था, तो मुझे कई टॉपिक्स पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ी। जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी एक ऐसा विषय है जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एनटीए के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मुझे वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे बैचलर्स में एक पूरा कोर्स था प्रयोजन मूलक हिंदी, मैंने उस टॉपिक को उठाया नहीं। तो ये चीज़ मुझे तब एनालाइज हुई जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस को देखा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो भी विद्यार्थी जेएनयू आना चाहते हैं और मास्टर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला और अच्छी चीज़ है कि अपने आप को एनालाइज करें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और ये तरीके मैंने जो और भी सब्जेक्ट के बनाए हैं, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग वाले क्या करते हैं, सबको सेम सलाह देते हैं, लेकिन ये एग्जाम सबका अपना पर्सनल है ना। और ये बहुत सही चीज़ है कि मान लीजिए कि मेरा फेवरेट टॉपिक है कोई, अब कोचिंग वाले को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है, वो ऑलरेडी मुझे आता है, तो क्यों पढ़ना है? क्यों टाइम वेस्ट कि करना। जो काम मुझे ऑलरेडी आता है मुझे वो नहीं करना, आपको अपने हिसाब से तो पीवाईक्यूज कर रहे हैं और सेल्फ डायग्नोसिस कर रहे हैं और तैयारी करना है। संस्कृति, आपका कौन सा तरीका था? मेरा तरीका ये था कि बुक्स मैंने पढ़ी थी। आप गाइड से अच्छा बुक्स पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर टाइम कम है तो आप यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत उन चीज़ों को पीवाईक्यू से देख के आप कि माँ की कितनी सहायता मिली थी? माँ की बचपन से सहायता मिली है, बहुत सहायता रही इसमें मेरे में। पहले से एक तरह से मेरा बेस तैयार था और शुरू से मैं उसी में हूँ, तो काफ़ी अच्छी मेरी तैयारी थी। तो ये दोनों लोग जो हैं ये मास्टर्स के हैं, इन्होंने सीयूटी दिया है। कंचन ने पहले एमए के एंट्रेंस निकाले हुए हैं, डीयू के, जेएनयू के। आप कौन सा तरीका सजेस्ट करेंगे जो बेस्ट तरीका है? मैंने सीयूईटी तो नहीं दिया है, पर मैं इतना कह सकती हूँ जो भी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं उनके लिए एक ही सलाह दूंगी, सबसे पहले वो अपना पाठ्यक्रम सिलेबस देख, उसे देखने के बाद एक अपनी रणनीतिक अप्रोच के साथ उसके साथ आगे बढ़े। बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। क्वालिटी बेस आपको ये देखना है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में और क्या पूछे जाने की संभावना है। तो हम जिस समय ये जान जाते हैं ना कि संभावना क्या है और मुझे कहाँ अपनी मेहनत करनी है, तो पहले अपनी स्ट्रैटेजी जांचनी है आपको। इसे जांचने के बाद पाठ्यक्रम के अनुसार चुनिए और पढ़िए। और चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम है, सीयूईटी पीजी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पाठ्यक्रम के अनुसार चूंकि हम लोग 12th से पास आउट है, तो पाठ्यक्रम और पेपर कैसे पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोगों को तैयारी करनी है। अब हम लोग मास्टर्स के एंट्रेंस पे अगर बात करें तो पाठ्यक्रम तो देखना है, अब हमें स्तर भी बढ़ा देना है। चूंकि हम लोग बैचलर्स भी पढ़ चुके हैं और मास्टर्स में हमें सिर्फ फैक्ट्स पे बात नहीं कर रही है, फैक्ट्स के साथ साथ विश्लेषण जो होता है कि जो हमें पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हैं उनका एक विश्लेषण संश्लेषण करके उन पाठ्यक्रम को हम लोगों को उसके अनुसार हम लोगों को तैयारी करनी। मैंने डीयू का एंट्रेंस दिया है और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है, तो मेरी पहली अप्रोच यही रहती है कि पहले सिलेबस देखा जाए, उसके बाद
जे जो पढ़ना है, जिस मैटर को पढ़ना उसको कलेक्ट करने के बाद एक स्ट्रैटेजी के साथ उन पे कार्य करना है। ये बहुत सही तरीके भी हैं। आप सोचो कि आप कोई गेम खेलना चाह रहे हैं, आपको गेम पता होगा, उसके रूल्स पता होंगे तभी तो गेम खेल पाएंगे। अब मैं फुटबॉल के रूल से क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो सिलेबस सबसे की है। आपके पास वो सिलेबस होना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो इन्होंने कहा कि आप गेस कैसे कर पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे तभी तो गेस कर पाएंगे। उसका एक और रीज़न है कि आप प्रीवियस पेपर क्यों पढ़ें। जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास आप जाएँगे, तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़िए, ठीक है? वो इतनी कठिन बुक है एक नॉर्मल विद्यार्थी के लिए कि जैसे आज भी हम उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो इतनी सक्षम नहीं है आप कि आप उसको एक-एक पंक्ति पढ़ सकें या फिर आप एक-एक पॉइंट नोट कर सकें। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ तक पढ़ना है। क्योंकि पूरा नहीं पढ़ पाएँगे, आप चाहे कितना ही कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए, आप पूरा नहीं पढ़ पाएँगे। एक एग्ज़ाम कितना माँग रहा है, ये आपको और जिद करके नहीं पढ़ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरे साथ भी थोड़ी दिक्कत है कि आपको 2 चीज़ें करनी है। आप एक एग्ज़ाम के शिकार पे निकले हैं, आपको दिमाग लगाना है कि वो एग्ज़ाम कैसे निकलने वाला है। बहुत बार आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो, लेकिन आपके पास 2 महीने हैं, तो आप उस तरह से तैयार करो कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। एग्ज़ाम क्योंकि अगर आपको मास्टर्स जेएनयू में मिल जाता है, तो उसके पास आपके पास इनफ टाइम है वो चीज़ें पढ़ने का। तो जिद्दी बन के नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें नहीं ऐसे करनी। नहीं कि पूरा बुक पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं। कितना आपकी माँग है, कितना आपकी एग्ज़ाम माँग रही है, उसके हिसाब से पढ़ना है। और उस हिंदी साहित्य में सबसे पहले शुरुआत तो होनी चाहिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी से। तो वो आपकी एक बेसिक बना देगा, आपको बेसिक समझ पैदा कर देगा कि हिंदी साहित्य है क्या, कैसे उसकी शुरुआत हुई, उसमें कौन-कौन से काल है, कौन-कौन से कवि इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उठाइए, वो आपके कथनों से बताएँगे कि आपको किसने क्या कहा, कैसे कहा और कैसे उसकी पद्धति बनी। तो आपको एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद तथ्यात्मक रूप से जानने के लिए आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसको ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगी कि गृहस्थी नेट जेआरएफ की एक बुक आ रही है, ठीक है? आप उसको भी लीजिए। साथ में उसका रीज़न क्या है? कंपाइलेशन एक जगह मिल जाता है। हाँ, एक जगह मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पे आके नेट की तैयारी करनी है। तो आपने एक बुक को पहले से ही देख रखा है, तो आपको वो ईज़ी हो जाएगी पढ़ने के ये लिए। जितने लोग हैं मास्टर्स में हैं, ये दोनों तो खासतौर पे इन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान कर रखा है। और सारा कि मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि मेहनत में फ़र्क नहीं होता। मेहनत ज़्यादातर बच्चे करते हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। सारा गेम स्ट्रेटजी का होता है कि आपको थोड़ी-थोड़ी बातें थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करना होता है। चलो कुछ पर्सनल चीज़ पूछता हूँ कि जब पहली बार आपका एंट्रेंस निकला होगा, रिजल्ट आया होगा, पहला इंसान कौन था जिसको आपने बताया है या कॉल कराया? अभी संस्कृत से पूछें। मेरी मम्मी ही थी। तो मम्मी ने रिजल्ट देखा था कि आपने? मैंने ही देखा था हाँ। और सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया। सच में मुझे 1 दिन तक विश्वास नहीं हुआ कि मैं जेएनयू जाने वाली हूँ। मुझे लग रहा है जितना आपको अच्छा लगा होगा, उससे ज़्यादा आपकी माँ को अच्छा लगा होगा, क्योंकि उससे भी ज़्यादा मेरे पापा को अच्छा लगा था जेएनयू। जेएनयू, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर इसका निकला तो मैं ज़रूर भेजूँगा इसको दिल्ली। तो वाह! ये बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी है और किनके साथ आप खुशियाँ बाँटते हैं। कंचन, आपका जब पीएचडी हुआ था तो आपने किसको बताया? मेरा अनुभव ऐसा था कि मैं अपने रिजल्ट में ये नहीं देख रही थी कि मेरा एडमिशन हुआ है। मैं ये देख रही थी लिखा कहाँ है कि नॉट सिलेक्टेड। मतलब ये सोचते कि हुआ है कि मतलब नहीं होगा ये वैसे। नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले मास्टर्स का भी मैंने इधर एंट्रेंस दिया था, तो मेरा इधर एडमिशन नहीं हुआ था। तो जब मैं पीएचडी का रिजल्ट स्क्रॉल कर रही थी, मैं नॉट सिलेक्टेड ही ढूँढ रही थी। पर जब कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ था, मैं दोबारा जाके मैंने उसे देखा और मैं शॉक्ड थी। और उस समय आँखों से आँसू और मम्मी-पापा ही थे सामने, तो बहुत खुश और एक खुशी के आँसू जिसे कहते हैं, तो मैंने वैसा अनुभव किया था। मेरा ये था कि जब मेरा जेएनयू हुआ था, मैं एमफिल ऑलरेडी कर रहा था, वहाँ पे मुझे पीएचडी का भी था कि आप पीएचडी भी वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं रिजल्ट चेक करता उसके पहले मेरे पास मेल आ गया था। आपका क्या कहानी है? आपने किसको बताया? एक्चुअली रात के 1 बजे मैंने रिज़ल्ट देखा था हाँ। और मेरे मम्मी-पापा 10 बजे सो जाते हैं। अब मेरे घर में निशाचर मैं ही हूँ हाँ। जो रात को ही पढ़ना पसंद करती है, रात को जगना पसंद करती है, हर काम मेरे रात को होते हैं। तो जिस वक़्त मैंने चेक किया तो आधे घंटे तक तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था। मैं लिटरली उसको 2-3 बार ऐसे करके देख रही थी कि हुआ भी है या फिर मैंने पूरा 1 दिन तक मम्मी-पापा के अलावा किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई गलती हुई है, सच में। किस 1 दिन तक किसी से नहीं बताया? नहीं, मैंने मम्मी-पापा को मना कर दिया, कोई स्टेटस नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि मुझे एक डर था कि शायद इसमें कोई गलती हुई है और अभी कुछ मेल-वेल आएगा कि आपका हट गया है। लेकिन जब तय हो गया कि इसमें जोड़ना चाहूँगी, जेएनयू जैसे संस्थान में सभी का आ पाना बहुत मुश्किल की वजह, तो ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं
और जो अब आने वाले हैं उन तक ये सोचना जाए और वो तैयारी करो और यहाँ आए। और ये मेहनत स्ट्रेटजी से करना, अभी खुशी देख रहे हो। मैंने एक और नोटिस करा है कि जेएनयू में अधिकतम वो लोग आते हैं जो बहुत शिद्दत से नहीं चाहते, उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो जेएनयू पहुंचने वाले हैं। मैंने बहुत लोग का इंटरव्यू करा, मैं भी उनमें से हूँ कि जब मैं बीए के बाद मैं कर रहा था यहाँ मास्टर्स के लिए, तो मेरा डीयू में हो गया था, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि मेरा है। लेकिन मेरे कुछ जूनियर थे जो कह रहे थे कि आपका जेएनयू होगा। तो आपकी लाइफ में कुछ चाहने वाले भी लोग होने चाहिए जो, पापा मैंने क्लियर थे कि इसका हो जाएगा जे, वही मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरी रैंक 3 आ गई। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कैसे आ सकती हूँ। और जर्नल में मैं जर्नल से हूँ तो मेरी रैंक फर्स्ट वहां पे, और ऐसे रैंक 3, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अब पापा ने पहले ही कह दिया था कि इसका हो जाएगा आराम से। तो आपकी लाइफ में सिर्फ मेहनत स्ट्रेटजी काम नहीं करती, आपकी लाइफ में वो लोग भी होने चाहिए जो बहुत पूरी शिद्दत से चाहते हों कि आप बहुत अच्छा करें। तो आपको अच्छे दोस्त भी चाहिए, अच्छी दुआ करने वाले लोग भी चाहिए। जो बच्चे आना चाहते हैं यहाँ पे, उनको क्या बताएंगे कि यहाँ किस लिए आना चाहिए? मतलब अगर आपको एक रीजन देना हो कि यहाँ पे आ जाओ पढ़ने के लिए, आपको किसी को कन्विंस करना है कि ये बहुत अच्छी जगह है, एक रीजन आपको बताना है कि यहाँ पे क्या सबसे बेस्ट है। सबसे अच्छी चीज़, मेरे विषय की समझ आपकी बहुत बढ़ेगी। आप एक तरह से ब्रॉड हो जाओगे चीज़ों को सोचने समझने के लिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद जो सबसे पहला है, आप खुद को जीना शुरू कर देते हैं और उस जीने में आप अपने सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उस जर्नी के साथ साथ आप अपने आप को कहाँ तक देख पा रहे हैं और अपने आप को उस मुकाम तक देख पाना मुझे लगता है सबसे बड़ी खूबसूरती अपने जीवन के साथ। पढ़ना या बहुत कुछ बन जाना एक तरफ है, पर हम जहाँ तक अपने आप को कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात होती है। अपनी जो संभावनाएं हैं, अपने जो सपने हैं, उनको बड़ा करने का जो प्रोसेस है। और जेएनयू में वक्त मिलता है। मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि बहुत सारे काम आप करो, लेकिन एक ऐसा काम होना चाहिए जहां आपके पास मास्टर्स में, खासतौर पे पीएचडी में, वक्त हो सोचने का कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों को बोलता हूँ पीएचडी करने के लिए, क्योंकि पीएचडी वो टाइम है जहाँ आप खुद को समझ पाते हैं कि कहाँ जाना है। गलत रास्ते लेने से अच्छा है कि किसी रास्ते में देर से पहुंचो लेकिन रास्ता थोड़ा सही हो। आपको क्या लगता है, किसी को अगर कन्विंस करना हो, पढ़ाई के अलावा कौन सा रीजन है? हाँ, मैं वही देने वाली थी कि पढ़ाई तो ठीक है, हर संस्था अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाती है, और जेएनयू इतना नामी है, आप इतना कन्विंस हो रहे हैं कि हम आए, लेकिन एक चीज है जो आपको मजबूर कर देगी यहाँ पे आने के लिए, वो मुझे लगता है आजादी, फ्रीडम। आपको पता है यहाँ इतनी फ्रीडम है। एज अ गर्ल मैंने कभी बिलीव नहीं किया था। जो मेरा ड्रीम होते थे, रात को घूमना, एक रात की चांदनी देखनी, सितारे देखने, मतलब आप पुरुष मित्र बनाइए कि महिला मित्र बनाइए, किसी के साथ जाइए कि आइए, आपको कोई पाबंदी नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आपको हर चीज में खुद की सहमति होनी चाहिए। कोई आपको पाबंद नहीं करेगा। आपके सपोर्टिव जरूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको धकेलने वाला कोई होगा। और एक सबसे अच्छी बात बताई कंचन दीदी ने, स्वयं मूल्यांकन की ये जगह आपको आप क्या हो ये बता देगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप आओ और जानो कि आप क्या हो। सोचो कि मैं यहाँ पे 2015 से हूँ, ठीक है, मैंने मास्टर्स करा, वो करा, लेकिन आज तक इतना अच्छा स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया। मतलब मैं अभी सुन रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े होते। भविका ने जो लाइन बोली है वो, मतलब जब आप पॉलिटिकल लाइन बोलते हैं वो एक अलग लाइन होती है, ठीक है, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से इतनी खूबसूरत लाइन बोलनी, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं बहुत लोग को बोलता हूँ, खासतौर पर लड़कियाँ जो आना चाहती हैं, लड़के तो हैं, सबके लिए अच्छा है, लेकिन लड़कियों के लिए कैंपस बहुत बेहतरीन है। उसका रीजन है कि जो जेंडर रेशियो है वो भी बहुत फेवर में है, जो अभी क्वार्टाइल सिस्टम है कि नहीं वो भी बहुत अच्छा है। और पढ़ाई कहीं से भी आपको मौका मिले आप करिए, कोशिश आपके हाथ में है, हम सब कोशिश कर सकते हैं। बाकी इन लोगों के साथ जो अभी गैंग में हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, और इनको मैंने बहुत मेहनत कराई वीडियो शूट करने के लिए। तो इन सब के साथ मैं पर्सनल एक वीडियो शूट करूंगा, भविका के साथ भी, संस्कृति और कंचन के साथ, पीएचडी का इनके साथ करेंगे, मास्टर्स का स्ट्रेटजीज का हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। और आप लोग का काम सिर्फ इतना है कि आपको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, सब्सक्राइब कराना है और सेल्फ स्टडी करने पे जोर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने हेल्प ही होगी, लेकिन खुद से ही करा है सारा। मेरा तो कंप्लीटली खुद से है। मैंने तो किसी टेस्ट सीरीज भी नहीं ली है, कुछ भी नहीं लिया। वही है कि मेरा गोल ये है कि आप खुद से जो करना चाहते हैं वो एक अलग फील देता है। मतलब जैसे है कि आप खाना बनाते हैं, बाहर से ऑर्डर करने में और खुद से बना के खाने में वो एक अलग मजा होता है। एक एक लास्ट मैसेज आप दे दो जो लोग भी देख रहे हैं उनके लिए। यहाँ से शुरू करते हैं क्या हिस्सा? मैं नेट जेआरएफ पे बात करूंगी। लास्ट मैसेज ये, चूंकि सब एक कोचिंग के पीछे भागते हैं और मैंने खुद ही सारी तैयारी की है और 5 अटेम्प्ट्स दिए, पर मैं हारी नहीं। मैंने 5वें अटेम्प्ट में अपना जेआरएफ निकाल लिया और मैं भी ये मानकर चल रही थी कि अंतिम बार पेपर देना, हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं देना है। इसके बाद फिर अपने एग्जाम की तैयारी करनी। तो कभी हार नहीं मानना है। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। अगर आप गिर गए हैं तो मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को फिर से साधिए और उसे प्राप्त करिए। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग लाइफ में मतलब पूरे टाइम जीतते रहते हैं,
तो उनकी जो विनम्रता होती है खत्म हो जाती है। मेरे साथ भी होता था। तो पहली बार जब मैंने यूपीएससी दिया तो उसके बाद पहले एग्जाम था जहाँ पे मैं फेल करता हूँ। तो उसके बाद जो मैंने सीखा है, मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, उसके बाद जो लाइफ में मेरे चेंज आया कभी उतना चेंज नहीं आया। मैं थोड़ा सा आकड़ू हो सकता हूँ, लेकिन एक एग्जाम जो है आपको कितना विनम्र बना सकता है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब वो चीज़ें हैं। आप बताइए। मेरा यहाँ पे आने के बाद मैं 6 महीने से सीख ही रही हूँ, हर दिन मैं सीख रही हूँ। तो यहाँ पे आके आप नए-नए लोगों से मिलोगे, ये बहुत अच्छी बात है और हर कोई अपने आप में बेस्ट है। मेरी क्लास में 43 बच्चे हैं और 43 में 43 विशेषताएँ हैं। अब सोचिए कि इंडिया में 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, वहाँ का जो बेस्ट टैलेंट है, मतलब हर सब्जेक्ट का ही नहीं, मतलब सब्जेक्ट वाइज तो है ही है। आपके बगल में कोई और स्कूल है, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, ये लोग हिंदी से हैं, कुछ लोग को मैं पहले से जानता हूँ, तो अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे वो लगती है, जेएनयू की सबसे अच्छी बात है कि अगर मैं 4 ऐसे लोग चाहता हूँ कि जो 4-5 जेआरएफ हैं वो आ जाएँ, तो एक कॉल पे मैं 5 जेआरएफ अलग-अलग सब्जेक्ट के बैठा सकता हूँ, जो कि बाहर कहीं पॉसिबल नहीं। कोचिंग वाले भी एक साथ 10 जेआरएफ नहीं बैठा सकते, लेकिन मैं चाहूँ या आप में से कोई चाहे तो बैठा सकता है। इंडिया का जो बेस्ट टैलेंट है यहाँ पे है डीयू में, और भी कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। ये मैं जेएनयू की तारीफ करने का, बहुत लोग ये सोचते हैं कि आप जेएनयू की इतनी तारीफ करते हैं। मेरा है कि अगर आपके पास चॉइस हो जेएनयू और कोई और इंस्टीट्यूट लेने में, और आपके पास कोई कंडीशन ना हो, तो आप जेएनयू लेंगे कि नहीं? मतलब मैं सही साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि लेंगे कि नहीं। मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट को छोड़ के लोगों को जेएनयू आते देखा है। जेएनयू छोड़ के किसी और इंस्टीट्यूट में होने के बाद रेयर में देखा है। ठीक है, तो ये एक रियलिटी है, उसको स्वीकार करेंगे तभी हम उन चीज़ों को कर पाएँगे। आप एक लास्ट चीज़ कौन-सा बताना चाहें? मुझे लगता है कि लास्ट चीज़ ये है कि आप अपना 100% दीजिए। होना, ना होना, ये बात की बात है। लेकिन अपना 100% देना हमारे हाथ में है, जिससे हमें लास्ट में काश को जगह नहीं मिले कि काश मैं ये पढ़ लेता या फिर काश मैं 2 महीने पहले पढ़ लेता, 10 दिन पहले पढ़ लेता, ये पढ़ लेता, वो पढ़ लेता, ऐसे कर लेता, ये स्ट्रैटेजी बना लेता, तो मेरा हो जाता। तो उस काश को अपनी लाइफ में मत घुसने दीजिएगा और अपना 100% दे दीजिए, बाकी राम भरोसे। और इसके बाद एक तो हम लोग मास्टर्स का वीडियो लाएँगे, उसके बाद भविका के साथ एक हम शूट करेंगे मोटिवेशनल वाला, कि जहाँ पे जिस दिन भी आपको लगे कि आज आपका पढ़ाई नहीं हो रहा, तो भविका वाले में संदीप माहेश्वरी की जगह भविका का नाम डाल दूँगा, वहाँ पे वो वीडियोज़ आएँगे। तो हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे सिंपल लोग अपने ड्रीम को फ़ॉलो करते हैं, मेहनत करते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं। और जितने रीज़न्स इन लोगों ने बताए हैं, कुछ भी पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था, इन सारी बातें इनकी हैं, कुछ बातें मेरी हैं। तो अगर आपको हिंदी में या किसी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम निकालना है, जो भी बेसिक चीज़ें बताई हैं ना, वो हर एग्ज़ाम में लागू होगा, हर सब्जेक्ट में लागू होगा। ये लोग हैं एमए हिंदी, लेकिन जो बातें की गई हैं वो किसी भी एग्जाम में अप्लाई होती हैं। तो ऐसे वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि इन तीनों लोगों में से कौन-कौन सी चीज़ें और आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग स्कॉलर लोग हैं, ठीक है? बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी मैं हिंदी वाले जो लोग हैं, खासतौर पे जो हिंदी अच्छा पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन अभी आप लोग के बीच में थोड़ा फँस गया हूँ मैं। लेकिन वैसे है तो उनके बीच में जो अच्छी राइटिंग्स हैं, अच्छा जो आर्टिकल आते हैं, कोई बुक आती है, वो भी हम डिस्कशन में रखेंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस इंसान से कौन-सा डिस्कशन चाहिए। कंचन से कौन-सा स्कॉलर वाला एनालिटिकल चाहिए, भविका से मोटिवेशनल चाहिए, संस्कृति से कौन चाहिए, उनकी जो खुद की राइटिंग्स हैं या किस तरह से एग्ज़ाम तैयार करते हैं। गोल यही है कि आप तक बहुत डाइवर्स लोगों को पहुँचाया जाए, और ये लोग काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं। जयपुर से हैं, भरतपुर से हैं। कंचन आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। और मैं यूपी से हूँ। तो इतने डाइवर्स लोग हैं यहाँ पे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग भी आइए, अपने एरियाज़ का नाम भी आप कमेंट करके बता सकते हैं आप कहाँ से हैं, और क्या उस जगह के आप पहले इंसान होने वाले हैं यहाँ आने वाले। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, हम लोग ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं करा है, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप बाकी लोगों से शेयर कर दीजिए। आपका कोई चार्ज नहीं है, बस एक शेयर करने का है कि बाकी लोगों तक भी आप ये वीडियो पहुँच जाए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।